हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। आज 3 अक्टूबर 2020 डेट है और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल पेज और आइडिया पेज से आज कौन कौन से आर्टिकल्स अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो ये देखो, 3 आर्टिकल्स तो बिल्कुल भी काम के नहीं है आज डिस्कस करने के लिए। ये पाकिस्तान में एक कोई रेप केस है, उससे रिलेटेड पूरा इशू है। ये हाथरस वाला इशू अपन ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से आज भी हमारे यहाँ पर कास्ट सिस्टम की वजह से जो भी डाउन ट्रोडन सेक्शंस हैं, जो भी दलित्स हैं, उनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और साथ में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हर एक माइनॉरिटी, हर एक डाउन ट्रोडन सेक्शन, हर एक मार्जिनलाइज सेक्शन को प्रोटेक्शन देने की बात करता है। इक्वालिटी और इक्विटी की हम बात करते हैं, फिर भी आज कहीं ना कहीं परेशानियां लगातार बनी हुई है जो कि ट्रेडिशनली हमारे यहाँ पर देखी गई है। ठीक है, ये वाला आर्टिकल आईपीएल में जो राहुल तेवतिया ने जो अपनी इनिंग खेली उसकी वजह से किस तरीके से एक छोटे स्टार को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपने आप की जो प्रतिभा है, अपनी जो क्वालिटी है, वो इंडिया या इंटरनेशनल लेवल पे शो कर सके। तो इस तरीके से आईपीएल जैसे जो मार्केट फोर्सेस होती हैं ना, अब देखो मार्केट का बेनिफिट क्या होता है वो यहाँ पर अपन देख सकते हैं आईपीएल के केस में कि राहुल तेवतिया जैसा राजस्थान रॉयल का जो प्लेयर है उसको कोई नहीं जानता और उसने केवल 5-15 मिनट की 8 मिनट के एक गेम में पूरा अपना सिनेरियो चेंज कर दिया और आज एक नॉर्मल नाम हो गया है कि राहुल तेवतिया नाम का भी एक प्लेयर खेलता है आईपीएल में। तो ये चीज़ अपन कहीं ना कहीं आंसर राइटिंग में जब आपसे कहीं पूछे तो आप डेफिनेटली बता सकते हो कि ओपन मार्केट जब होता है ना, जब एक इस तरीके से प्राइवेट प्लेयर्स को एक कंट्रीब्यूशन करने का मौका मिलता है। आईपीएल में क्या है, लोग फ्रेंचाइजी खरीदते हैं, प्लेयर्स की ऑक्शन होती है और उसके बेसिस पे फिर बाद में टीम्स लड़ती हैं। तो फिर एक छोटे से सेगमेंट में, जैसे कि एक क्रिकेट में केवल एक यही नहीं है कि हाँ इंडिया के लिए जाके खेलना है, जिन लोगों को अपॉर्चुनिटी नेशनल टीम में खेलने की नहीं मिलती वो इन फ्रेंचाइज में खेलकर भी अपने नाम को आगे बढ़ा सकते हैं। एग्जैक्टली यही चीज़ें अपन कहीं और पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फार्मर्स को फ्रीडम दी गई है कि वो एपीएमसी मंडीज़ के बाहर जाकर के अपना माल बेच सकें, तो वहाँ पर फार्मर्स कौन अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, किसके खेत का अच्छा दाना है, क्लियर होगा कि नहीं। देखो मुश्किलें डेफिनेटली होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये बात भी सही है कि प्राइवेट प्लेयर्स की हल्की फुल्की, कॉरपोरेट सेक्टर की हल्की फुल्की जो एक स्टेक्स हैं वो थोड़े से ऊपर होंगे, उनका अपर हैंड रहेगा। पर अगर प्रॉपर रेगुलेशन रहेगा ना इन चीज़ों का, तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से आउटकम देने वाली होती हैं। और जैसे कि अपन ऑलरेडी इस तरीके के माहौल में ढल चुके हैं कि कंपटीशन तो अब डील करना ही है, तो क्यों ना फिर एकदम बॉटम लेवल से लेके टॉप लेवल तक के सभी लोगों को इस चीज़ के लिए तैयार किया जाए कि भैया आप compete करो, कंपटीशन से बहुत बेनिफिट होता है। तो ये चीज़ यहाँ पर थी। ये 4 आर्टिकल बिल्कुल काम के नहीं है। मैंने जो मोटी चीज़ जो मेरे को समझ में आई वो मैंने आपको बता दी। ये वाला आर्टिकल यहाँ से देखेंगे, इसका मैं क्रक्स दे दूंगा आपको। अच्छा आर्टिकल है, लेबर रिफॉर्म से रिलेटेड। फिर आइडिया पेज पे चले तो ये भी लेबर रिफॉर्म से रिलेटेड ही है। इस आर्टिकल को अपन डिटेल में स्टडी करेंगे कि किस तरीके से 2019 में जो बिल आया था लेबर रिफॉर्म्स को लाने के लिए, जिसमें से केवल एक बिल था वो पास हो गया था और बाकी 3 बिल्स जो कोडिफाई किए गए थे, टोटल क्या है 44 लॉज थे। लेबर लॉज की बात करें टोटल 44 थे और उनको कन्वर्ट करके 4 कोड में कन्वर्ट कर दिया गया। तो उन चारों के लिए 2019 में भी बिल आए थे, पर उनमें से एक बिल ही पारित हो पाया था, 3 बिल रह गए थे और तीनों बिल अब जाकर के अभी 2020 में अभी रिसेंट प्रीवियस जो मॉनसून सेशन अभी गया ही है उसमें पारित करवा लिए गए। तो ऐसे करके चारों लेबर लॉज हमारे यहाँ पर रिफॉर्म ला दिए गए हैं। ठीक है, तो उनमें अपन देखेंगे कि क्या तो डिफरेंस है, किस तरीके से वो क्वालिटी जो पहले मिलती थी लेबर्स को, जो भी फैसिलिटी मिलती थी वो डाइल्यूट हो रही है। और इस तरीके से अपन ये चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे इस आर्टिकल में। ठीक है, ये आर्टिकल भी अपन डिटेल में जानेंगे कि किस तरीके से आज हमारे यहाँ पर कि ट्राई के कुछ जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ना, उसके कुछ नॉर्म्स की वजह से कैसे हमारे यहाँ पर मार्केट फोर्सेस का जो एक रोल होता है ब्रॉडकास्टिंग के पर्सपेक्टिव में अगर देखें, तो उस ब्रॉडकास्टिंग की बात आए तो उस केस में यहाँ पर हमारे रेगुलेशन को अगर मैनेजमेंट की तरफ लेकर के चले जाएं तो कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और किस तरीके से आज हमारे ब्रॉडकास्टर्स हैं वो कुछ परेशानियों का सामना कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये अच्छा आर्टिकल है, ये पूरा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड। ये वाला आर्टिकल थोड़ी समरी लेंगे इसकी,
समरी ऑफ 2020, इसमें नॉर्मल सी बात बताई गई है कि लेबर रिफॉर्म्स लाए गए हैं, फार्मर्स की जो रिफॉर्म के लिए बिल पारित करवाए गए हैं, जितने भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से रिलेटेड जो अपन ने ऑलरेडी बहुत सारे आर्टिकल्स डिस्कस किए हैं, तो उससे क्या होगा क्या नहीं होगा 2 मिनट में अपन लास्ट में ये समराइज कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना डिस्कशन पहले आर्टिकल से। इस आर्टिकल में बोला गया है लिसन टू द कोट। अभी क्या है, जैसे ही कोविड-19 क्राइसिस आया तो माइग्रेंट क्राइसिस अपन ने देखा, और माइग्रेंट क्राइसिस के बाद में मतलब इकोनॉमी बिल्कुल रुक सी गई थी, और उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट्स ने एकदम हैस्टी स्टेप्स लिए और एम्प्लॉयर्स को एग्जम्पशन देने के लिए बहुत सारे नोटिफिकेशन डिक्लेयर किए। उन नोटिफिकेशंस में से कुछ तो ऐसे थे जिन्होंने लेबर्स की जितनी खुद की बेसिक प्रोटेक्शन की जो प्रोविजंस थे ना जिन लेबर लॉज में, उनको भी कहीं ना कहीं कर्टेल कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया। जैसे कि लेबर के पास में बार्गेनिंग पावर हुआ करती थी पहले, साथ में उनको खुद की जो परेशानियां थी उनको रिड्रेस करवाने के लिए मैकेनिज़्म के लिए वो अपील कर सकते थे। इसके अलावा जो वल्नरेबिलिटी जो होती थी लेबर्स के लिए, वो इन सारे अमेंडमेंट्स के बाद में, नोटिफिकेशन के बाद में लगातार बढ़ती गई। इसी तरीके से इनसिक्योरिटी का जो माहौल है वो बढ़ गया था। तो इस तरीके से क्या हुआ, स्टेट गवर्नमेंट्स ने जो भी चेंजेस लेकर के आए ना, वो सारे चेंजेस कहीं ना कहीं एंटी लेबर हो गए। तो इस वजह से इन सारे इश्यूज़ के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन लगी, और सुप्रीम कोर्ट फिर बाद में अब आया है फ्रंट में, और सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी चीज़ों को, सारे कदमों को अफ्रॉन्ट बताया है, अपमान बताया है लेबर का, कि भाई लेबर के भी अपने राइट टू लाइफ और राइट अगेंस्ट फोर्स लेबर होता है, तो उसको भी हमें प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। क्योंकि गुजरात गवर्नमेंट के पर्टिकुलर केस की बात यहाँ इस आर्टिकल में हो रही है कि गुजरात गवर्नमेंट ने फैक्ट्रीज एक्ट 1948 को रिपील कर दिया, एक तरीके से उसमें अमेंडमेंट ला दिए। उसका सेक्शन जो था 59 उसको अमेंड कर करके, और कहीं ना कहीं एक पब्लिक इमरजेंसी डिक्लेयर करके, और ये कहा कि भाई कोविड-19 की वजह से तो बहुत सारी परेशानियां हो चुकी हैं और अब इस टाइम पे हमें इस तरीके के कदम उठाने पड़ेंगे। तो होता क्या है, जब आप इस तरीके से आप एक तरीके से हाथ धो करके दूर होने की कोशिश करते हो, फिर जुडिशरी तो आती है, तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने ये जितने भी स्टेट्स ने अमेंडमेंट किए थे, जिसमें एमपी भी था, राजस्थान भी था, गुजरात भी था, यूपी गवर्नमेंट ने भी किए थे कि भाई ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस लेकर के आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा और ज़्यादा जॉब्स लेकर के आएंगे। तो इस तरीके से क्या होता है कि उन्होंने यूनिलैटरली बिना डिस्कशन किए लेबर्स को, क्योंकि माइग्रेशन क्राइसिस ऑलरेडी हो चुका था, माइग्रेंट्स अपने जॉब को छोड़ करके अपने नेटिव प्लेस की तरफ जाना शुरू कर चुके थे। तो उस परिस्थिति में क्या था कि एक तरीके से पूरा डिबेट डिस्कशन के बाद में जो चीज़ें होनी थी वो हैस्टी तौर पे, मतलब बिना डिस्कशन के ही स्टेट गवर्नमेंट्स ने इम्प्लीमेंट कर दी। तब जाकर के फिर सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली ये चीज़ कही। तो ये चीज़ अपनी इंपॉर्टेंट थी, वो अपन ने यहाँ पर ध्यान दिया। अब बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट ने किस चीज़ों के और क्या क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट की इस पूरे वर्डिक्ट से या फिर इस डायरेक्शन से अपन ये चीज़ कह सकते हैं कि आज देखो डिस्ट्रेस का टाइम है, एक्यूट डिस्ट्रेस का सामना कर रहे हैं, और रही सही में सोशल सिक्योरिटी नेट्स, जैसे कि किसी को इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट होती है। आज अगर एक अमीर इंश्योरेंस ले सकता है तो एक लेबर को भी तो इंश्योरेंस मिलनी चाहिए ना, इंश्योरेंस ऑफ मेडिकल, लाइफ इंश्योरेंस हो, हर तरीके से टाइम पे खाना मिले, सारी चीज़ें। तो सोशल सिक्योरिटी नेट देखो, या फिर दूसरी तरफ देखो तो आज हमारा पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है ना, वो भी इनएडिक्वेट है। तो ये सारी कमियां आज हमारे यहाँ पर देख रहे हैं। और रही सही में इकोनॉमी है जो है अब आने वाले शॉर्ट टर्म के अंदर रिकवरी करती हुई दिखाई भी नहीं दे रही है। तो इन सारी चीज़ों को अगर देखें तो अगर कोई भी स्टेप अगर लेबर से रिलेटेड लिया जा रहा है ना, तो लेबर्स को आपको सेंटर में रख के और फिर आगे कदम उठाने चाहिए। आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने टोटल 4 लेबर कोड पारित करवा दिए। अब उन चारों लेबर कोड की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी मेन सेंटर लेबर ही होना चाहिए, ना कि और। ठीक है, तो इस तरीके से ये आर्टिकल यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट आर्टिकल भी लेबर रिफॉर्म से ही है, इसी आर्टिकल को अपन कंटिन्यू करेंगे वहाँ पर भी। ये वाला आर्टिकल है टुवर्ड्स ग्रेटर प्रिकैरिटी। प्रिकैरिटी का मतलब होता है ऐसी स्टेट जहाँ पर एक इनसिक्योरिटी, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आता है एम्प्लॉयमेंट को लेकर के। तो हम लगातार उसी तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा अपन समझने की कोशिश करेंगे सिनेरियो को। देखो,
अभी तक जितना कुछ भी हो रहा है हमारे कंट्री में, एम्प्लॉयमेंट पर्टिकुलरली देखें, चाहे मैन हो वुमन हो कोई भी हो, सब लोग कहीं ना कहीं एक डिस्ट्रेस का सामना कर रहे हैं कि या तो उनकी जॉब जा चुकी है या फिर जॉब अब जाने वाली है, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बिल्कुल ही एकदम बॉटम लाइन पे आ चुकी है। आज ये प्रिकैरिटी जो टर्म बोलूँगा ना मैं, इसका मतलब आप समझ लेना कि जॉब की इनसिक्योरिटी, ठीक है। तो ये जो प्रिकैरिटी का क्राइसिस है ना, ये लगातार इसी चीज़ को दिखा रहा है, जहाँ पे हम एक सर्कुलर माइग्रेंट्स को भी देख रहे हैं। सर्कुलर माइग्रेंट्स का मतलब कि जो लोग जॉब करने के लिए महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात जैसे डेवलप्ड स्टेट्स में गए थे, बिहार, यूपी से उठ करके, आज वो उठ करके अपने स्टेट में वापस गए हैं। शुरुआत में लॉकडाउन लगते ही अब वहाँ पर उनका पेट ढंग से नहीं भर रहा है, तो अब फिर से वो अपने काम पे आने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि कहीं पर भी उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं, उनकी जॉब लॉस पूरा का पूरा उनको डर हमेशा सताए जा रहा है, ये डिस्ट्रेस लगातार बनता जा रहा है। अगर अपने कुछ डेटा की बात करें, डेटा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लेना कि 2004-05 से लेकर के 2017-18 के बीच की बात करें इस टेन्योर की, तो वो सैलरीड वर्कर्स जो कि एग्रीकल्चर के बाहर काम करते हैं बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के, ठीक है, बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के सैलरीड वर्कर एग्रीकल्चर के बाहर जो काम करते हैं, उनकी अगर पॉपुलेशन देखें, उनका जो रेशियो देखें, तो वो 2004-05 में 60% था, तो वो 71% तक पहुंच गया है। अब वो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या फिर पब्लिक सेक्टर हो, दोनों में राइज देखा गया है। इसी तरीके से अगर अपन देखें तो जॉब की प्रिकैरियसनेस और ज़्यादा बढ़ती जा रही है एग्रीकल्चर के बाहर भी। आज अगर अपन ऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चर सेक्टर की बात करें ना, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर कि हाँ प्रॉपर उनका टाइम शेड्यूल होता है, उनका फिक्स आवर किए हुए हैं कि हाँ इतने घंटे वो काम करेंगे, इतनी सैलरी मिलेगी, इतने वेजेस इतने घंटे के हिसाब से मिलेंगे, उन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाले जो लेबर हैं उनमें भी आप देखोगे तो वहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो है ना, वो 13% जो 1995 से 2006 के बीच में जो था, वो 36% तक बढ़ चुका है। तो आप देख सकते हो कॉन्ट्रैक्ट लेबर का मतलब कि भाई आपको ये प्रोजेक्ट करना है, केवल कहने का मतलब अनएम्प्लॉयमेंट की टेंशन यहाँ पर आई कि नहीं कि भाई कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही नई जॉब ढूंढनी है हमें। तो ऐसे करके ये जो प्रिकैरिटी का जो इशू है, ये क्राइसिस में तब्दील होता जा रहा है टाइम के साथ साथ में। ये डेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना। अभी रिसेंटली हम देखें तो इन सारे इश्यूज को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने एक रिस्पॉन्स दिया और 3 लेबर कोड लेकर के आए। एक तो इंडस्ट्रियल लेबर कोड आ गया, एक ऑक्यूपेशनल सेफ्टी आ गया, एक हो गया हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन एंड सोशल सिक्योरिटी वाला आ गया। तो इस तरीके से 4 बिल आ गए, ठीक है। तो इसका आप देखोगे तो यहां पर भी हम देखते हैं तो कुछ ना कुछ ये जो रिस्पॉन्स था, वो जो लाइन में जरूरत थी उससे थोड़ा सा डाइवर्टेड दिखाई देता है। अभी जो प्रीवियस 3 लेबर लॉज पारित करवाए गए ना, उसका तो अपने को पता है कि देखो प्रॉपर डिस्कशन भी नहीं हुआ, और ना तो डिस्कशन प्रॉपर हुआ और ना सेलेक्ट कमेटी के पास में भेजा गया कि भाई आप अपना रिव्यू दो और कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट ये आ जाता है कि जब लेबर के बारे में ही हम सोच रहे हैं तो लेबर को तो हमें सेंटर में रखने की ज़रूरत है। अब बात की जाती है यहाँ पर कि 2018 में गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर डिक्लेयर किया था और उस ऑर्डर का नाम था एम्प्लॉयमेंट एक्ट के बेसिस पे, ये कि भाई आप एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस कर गए, उसका नाम था फिक्स टर्म, ठीक है। आप ध्यान रखना इसको कि 2018 में गवर्नमेंट ने स्टैंडिंग ऑर्डर ऑन एम्प्लॉयमेंट एक्ट को अपना अमेंड किया और फिर ये कहा कि भाई अब एक नई कैटेगरी हम वर्कर्स की इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो है फिक्स टर्म। अब फिक्स टर्म में तो भाई 5 साल, 2 साल, 1 साल, इस फिक्स टर्म पे अगर आप एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो तो वो तो कुछ दिन के लिए ही जॉब हुआ ना। इसका मतलब आप टेम्परेरी वर्कर्स का जो कैडर है ना, उसको परमानेंस दे रहे हो, इसको परमानेंट बना रहे हो। इसको क्या बोलते हैं, गिग इकोनॉमी। कहने का मतलब जितना काम करोगे उतना मिलेगा, परमानेंसी कुछ नहीं है। अब आप मन में आए ना वो जॉब कर सकते हो। तो इस तरीके से जॉब सिक्योरिटी या फिर करियर ग्रोथ की जो एक क्रेज़ होता है ना किसी एक भी एस्पिरेंट के पास में कि हाँ मुझे इस काम में एक्सप्लोर करना है, इसमें एक्सपर्ट बनना है, इसमें बहुत आगे जाना है,
तो वहाँ पर वो जो एक टेंडेंसी या फिर उसको एक बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। तो कहने का मतलब आज की ये जो 3 कोड्स आए, टोटल 4 कोड हो गए, इन चारों कोडों को यहाँ पे राइटर बोल रहे हैं कि ये जो फिक्स्ड टर्म वाली जो बात आ गई थी ना, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर की बात हो गई या परमानेंट 2 साल 1 साल इतने सालों तक टेम्परेरी आपको जॉब देने की बात करे, उसका बेस तो कहीं ना कहीं आपको ड्रॉ होता हुआ दिखाई देता है। तो अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि वाकई में अपन यहाँ पर आने वाले में आपको कोई 6-7 पॉइंट्स बताऊंगा राइटर के अकॉर्डिंग कि किस तरीके से ये चीज़ क्लियर होती है कि कैसे आज टेम्परेरी वर्किंग जो हमारी एक कंडीशन डेवलप हो रही है 2018 से लगातार, वो किस तरीके से इन सारे कोड्स के बेसिस पे सिग्निफाई होती जा रही हैं। तो देखो यहाँ पर राइटर ये बोल रहे हैं कि पहला तो पॉइंट ये है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट लेबर को जो एक तरीके से लेजिटिमेसी देने के लिए आपने, एक तो होता है लेबर और एक हो गया एम्प्लॉयर, उनके बीच में थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर को एंट्री दिला दी। तो इसका मतलब जरूर यही चीज है कि आप रैशनलाइज कर रहे हो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट को। ये पॉइंट्स अच्छे हैं, आप लिख लेना इनको कि किस तरीके से ये इश्यूज जो हैं वो लेबर के अगेंस्ट जा सकते हैं या फिर ये जो कोड्स हैं ये लेबर के अगेंस्ट जा सकते हैं, क्योंकि प्रो एंड कॉन्स दोनों चीज अपने को पता होनी चाहिए। तो पहली चीज तो क्या होगी कि आपने कॉन्ट्रैक्ट लेबर की बात करके फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट को लेजिटिमाइज करने के लिए या उसको रैशनलाइज करने के लिए आपने ये कोड बना दिए। थर्ड पार्टी आ गई अब इसमें एक कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। रही सही में आप अगर बात करते हो तो पहले तो चलो 20 जहां पे वर्कर्स हुआ करते थे ना, वहां पर ही रेगुलेशन अप्लाई हो जाया करते थे कॉन्ट्रैक्ट लेबर वाले, जबकि अब तो आपने उनको इंक्रीज करके 50 कर दिया। इसका मतलब ये हो गया कि अब तो जो छोटे जो मतलब एंटरप्राइजेज हैं या छोटी कंपनीज हैं उन पर तो आप कोई लगाम ही नहीं लगाओगे, तो वहां पर तो बिल्कुल हायर एंड फायर का एकदम फ्लेक्सिबिलिटी पूरी हो गई, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपने नॉमिनल प्रोविजन किया है या फिर कुछ ही दांत दिए हैं माइग्रेंट वर्कर्स के लिए। माइग्रेंट वर्कर्स को चलो आपने मेंशन तो किया कि इंटरस्टेट माइग्रेंट्स को आइडेंटिफाई किया, जैसे कि अपन ने एक्सप्लेन पेज पे पूरा अच्छे से डिस्कस किया था कि जो इंटरस्टेट माइग्रेंट्स अब की बार पहली बार उनको कंसिडर किया गया है कि भाई जो अपना गांव छोड़ करके या अपना स्टेट छोड़ करके दूसरे स्टेट में जा करके काम कर रहा है तो उसको डेफिनेटली प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। पर उसमें भी क्या किया जा रहा है कि जहां पर 10 लोगों को जॉब मिल रही है या उससे कम को जॉब मिल रही है इन इंटरस्टेट माइग्रेंट्स को, वहां पर कोई कवरेज ही नहीं है। तो पहले जो 5 जनों को आप सेफ्टी प्रोवाइड देने की बात करते थे वो आज आपने नंबर बढ़ा करके 10 कर दिया, तो ये कंसर्निंग फैक्टर है। तीसरा पॉइंट ये आता है कि आपने ये जो प्रोविजन कर रखा है रीट्रेंचमेंट का, छटनी वाली जब बात आती है तो उसमें अगर अपन देखें तो आज हायर एंड फायर की जो एक पावर है ना, वो कहीं ना कहीं पूरी ऑटोनॉमी आपने एम्प्लॉयर के हाथ में दे दी। वो कैसे? देखो पहले तो 100 जने काम करते थे ना, वहां पर एम्प्लॉयर अपनी हायर एंड फायर की पॉलिसी अप्लाई करता था ना 100 जनों से ज़्यादा या 100 तक, ठीक है, 100 से कम नहीं 100 से ज़्यादा, तो उसको गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट से कंसेंट लेना, गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना, फोर सारी चीज़ें करनी होती थी। अब आपने 100 से बढ़ा करके वो 300 वर्कर्स तक राइज कर दिया वो थ्रेशोल्ड, तो अब तो एम्प्लॉयर ज़्यादा फ्री हो गए। अब वो 300 तक भी अगर फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है तो वो कहीं ना कहीं लेबर्स की जो इंटरेस्ट होता है उनको प्रोटेक्ट करने की बात ही नहीं करेगा वो, तो ये एक इशू आ रहा है। चौथा पॉइंट ये आ रहा है कि जो थ्रेशोल्ड आपने फिक्स कर रखा था पहले 10, आपने उसको बढ़ा करके 20 कर दिया, जिसके बेसिस पे जो स्मॉलर फैक्ट्रीज हैं उनके ऊपर रेगुलेशन ही अप्लाई नहीं कर पाओगे आप, जो गवर्नमेंट कुछ भी रेगुलेशन कुछ भी अप्लाई करना चाह रही है। तो पांचवा पॉइंट ये है कि जो रेलेवेंट गवर्नमेंट है, रेलेवेंट गवर्नमेंट का मतलब होता है देखो कि यहाँ पे कोई गांव में कोई फैक्ट्री लगाना चाह रहा है तो वहां पर पंचायती राज वाला काम हो जाएगा। सिटी में कोई लगा रहा है तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो सकता है, नगर निगम या फिर कोई भी नगर पालिका, उनके हाथों में आपने पावर भेज दी। अब वो अपने हिसाब से इन लेबर कोड्स को अपने हिसाब से एप्लीकेबिलिटी उनकी फाइनलाइज करेंगे। तो ये तो यहाँ पर ये बता रहे हैं राइटर कि देखो ये तो ये चीज़ कहीं ना कहीं वो तो अगर एम्प्लॉयर होगा उसकी, और साथ में अगर वो जो लोकल गवर्नमेंट होगी उसके बाद में अगर उनकी सांठ गांठ अगर प्रॉपर है, उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो लेबर के बारे में वो सोचेंगे ही नहीं, वो बस ये देखेंगे कि एक दूसरे के इंटरेस्ट कहाँ प्रोटेक्ट हो रहे हैं, प्रिजर्व हो रहे हैं। तो वो एक इशू यहाँ पर आ रहा है। देखो वैसे तो मैं एक चीज़ बताता हूँ, अपन एक बात हमेशा करते हैं, आपने पढ़ा होगा बहुत बार कि देखो
ऑटोनॉमी देनी चाहिए। जो अगर हमें एम्पावरमेंट लेकर के आना है लोकल लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे, तो हमें लोकल गवर्नमेंट्स को भी ऑटोनॉमी देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर तो ये वाला पॉइंट जो है उसके अगेंस्ट में आपके पास पॉइंट है। कहने का मतलब ये है कि देखो, अभी जो ये लेबर कोड आए हैं ना, इनसे पहले राजस्थान जैसे स्टेट्स में ऑलरेडी लेबर कोड्स को इस तरीके से मोल्ड किया जा चुका था कि वहाँ पर एम्प्लॉयर्स को बेनिफिट दिया जाए, ठीक है। और जब से एम्प्लॉयर्स को बेनिफिट दिया गया है, तब से यहाँ पर आप ग्रोथ देख सकते हो। ये चीज़ें रिपोर्ट में बिल्कुल ये अपन ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो कमिटीज़ बैठी हैं, उन कमिटीज़ ने भी रिकमेंड किया है कि राजस्थान ने जब से एम्प्लॉयर्स को थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दी है, रेगुलेशन को थोड़ा सा हल्का सा ढीला किया है, तो उसका बेनिफिट राजस्थान स्टेट को पूरे को हुआ है, लेबर्स को भी हुआ है, ठीक है। खैर अभी अपन तो इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग चलते हैं कि भाई आपने जो रेलेवेंट गवर्नमेंट है, चाहे वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, उनको आपने एक तरीके से फ्री हैंड दे दिया कि वो चाहे तो मतलब उनको जो लगेगा ठीक लगेगा उसके अकॉर्डिंग ही वो अपने कानून को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, बाकी कानूनों को फ्री करवा देंगे। ऐसे ही 6th पॉइंट यहाँ पे राइटर ये बोल रहे हैं कि जो इंस्पेक्शन का प्रोविजन है ना, वो भी कहीं ना कहीं डाइल्यूट होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो अब आने वाले टाइम पे ऐसा कुछ नहीं है कि इंस्पेक्शन हो रहा है तो कंप्लायंस बेस्ड वहाँ पे देखा जाएगा कि भाई कौन कितना काम कर रहा है। कोई कंप्लेन कर रहा है तो वहाँ पर जाकर के कोई इंस्पेक्शन होगा। तो पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि लेबर्स के लिए हमें थोड़ा बहुत सोचने की ज़रूरत थी। फिर आगे राइटर ये बोलना चाह रहे हैं कि जो माइग्रेंट्स का जो प्लाइट था, दुख था, परेशानी थी, और इकोनॉमिक क्राइसिस भी हम लगातार देखते जा रहे हैं, तो एक अपॉर्चुनिटी भी हमें प्रेजेंट कर रहा था कि हम कैसे भी करके इन मल्टीपल इश्यूज़ को टैकल करें और इस पेंडेमिक को भी प्रॉपर्ली टैकल करें और हैंडल कर सकें, जिससे कि हम इकोनॉमी को रिवाइव कर सकें। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने यूनिलैटरली अपनी तरफ से कदम उठाने की कोशिश की है, और उसमें ध्यान किस तरफ ले गए हैं। तो आज अगर इन रिफॉर्म्स की बात करें तो राइटर ये बोल रहे हैं कि भाई आज तो आपने एक दो प्रिकैरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात करें या प्रिकैरिटी इन वर्क प्लेस की बात करें तो वो और ज़्यादा बढ़ गई है। आज एक लेबर के पास में लीगल इंडस्ट्रियल एक्शन लेने का जितना स्पेस था ना, वो अब वर्चुअली इम्पॉसिबल हो गया है, क्योंकि जैसा कि अपन ने देखा ना कि नंबर ऑफ लेबर्स जो स्ट्रेंथ है 100 से 300 कर दी, 10 से 20 कर दी। तो जब उनके पास स्ट्रेंथ ही नहीं होगी तो किस तरीके से अपने एम्प्लॉयर को लीगली अकाउंटेबल बना पाएंगे कि भाई आपको कानून के तरीके से ये करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने खुद ने स्पेस दे दिया। देखो वैसे तो मार्केट इकोनॉमी में हम धीरे धीरे एंटर हो रहे हैं, तो हमें ज़रूरत भी है इस चीज़ की, पर बैलेंस बनाने की ज़रूरत है हमें एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। हमारे पास में दोनों व्यूज़ होने चाहिए, राइट। दूसरी तरफ आप देखोगे लेबर यूनियन जो बनती हैं बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में, उन इंडस्ट्रीज़ में अगर अब लेबर यूनियन इस्टेब्लिश नहीं हो पाएंगी, अब उनके इस्टेब्लिशमेंट में भी बहुत सारी हर्डल्स हैं, क्योंकि आज आप देखोगे कि जितना भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री देख लो, जहाँ पर भी ऑर्गेनाइज्ड वे में काम होता है, वहाँ पर 5 लेबर में से 1 लेबर है ना, वो अपना यूनियन के अंदर रिप्रेजेंटेशन शो करता है। 1 से भी कम ही होता है एवरेज। तो वो आज एक तरीके से वर्चुअली इम्पॉसिबल हो गया कि यूनियन इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगी। अब आप बताओ, यूनियन इस्टेब्लिश नहीं होगी तो लेबर अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए कैसे अपनी बात को रख पाएंगे। आपने 1970s 80s की मूवी देखी होगी, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन इनकी, तो उनमें क्या होता था, लेबर यूनियन किस तरीके से अपने खुद के राइट्स के लिए फाइट करती थी उस टाइम पे, ठीक है। तो जब उनके अधिकारों की बात, अधिकारों के लिए लड़ने के लिए जो एंटिटीज़ हैं वो ही नहीं बैठ पाएंगी, तो वो कैसे अपने अधिकारों के लिए आगे बढ़ पाएंगे। इसी तरीके से नेशनल कमीशन फॉर एंटरप्राइजेज एंड एंटरप्राइज इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ये जो NCEU जो है, नेशनल कमीशन फॉर एंटरप्राइज इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इन्होंने कॉजेंटली आर्ग्यूमेंट दिया है अपना कि भाई ये जो क्राइसिस है एक तो, दूसरा आप देखो इनफॉर्मेलिटी आप लगातार बढ़ाए जा रहे हो, क्योंकि लोग फॉर्मल जॉब को छोड़ करके इनफॉर्मल जॉब में जा रहे हैं, और इसकी वजह से इनइक्वालिटी आप देख रहे हो कि इनइक्वालिटी भी कितनी ज़्यादा बढ़ रही है। तो इससे अल्टीमेटली अगर हम सस्टेनेबल ग्रोथ को इंश्योर करना चाहें तो वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आप देखोगे
तो लेबर और एम्प्लॉयर के बीच में जो कॉन्फिडेंस या जो कोऑपरेशन होना चाहिए ना, वो आपको कम दिखाई देगा। क्योंकि एम्प्लॉयर तो क्या कोशिश करेगा कि भाई कम से कम लेबर लूँ, जिससे कि मैं मेरी ऑटोनॉमी मेरे हाथ में रहे, मेरे मन में आए जब हायर करूँ, मन में आए तब फायर करूँ। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, लेबर जो होगा वो भी कंपनी के फ्यूचर को सोच के काम नहीं करेगा, बस वो ये देखेगा कि अभी जो कॉन्ट्रैक्ट मिला उसको काम करो, बाकी ख़त्म करो। तो कहने का मतलब ये है कि प्रोडक्टिविटी प्रॉपर नहीं आ पाएगी। कॉम्पिटिटिवनेस जो आप इंश्योर करना चाह रहे हो वो कहीं ना कहीं आपको परेशानियों का कारण बनेगी आगे जा कर के। तो लो प्रोडक्टिविटी और लैक ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, क्योंकि जब तक देखो स्टेबिलिटी नहीं आती है ना दिमाग में, जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हो, घर पे क्राइसिस चल रहे हैं, बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, डेफिनेटली इस कोविड-19 के लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। तो आप खुद समझ सकते हो कि जब स्टेबिलिटी नहीं है पीछे, हमें यही सिक्योरिटी नहीं है कि आने वाले महीने की हमें फीस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ऐसे क्राइसिस अगर घर में हो तो हम क्या compete कर सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। एग्जैक्टली यही राइटर यहाँ पे कंसर्न दे रहे हैं कि जब एक टेन्योर की सिक्योरिटी नहीं हो, एक वेजेस की टाइम पे पेमेंट की सिक्योरिटी ना हो, तो उस केस में कहीं ना कहीं समस्याओं का कारण आगे बन जाता है और compete नहीं कर पाएंगे वर्कर्स, तो कैसे काम होगा। तो ज़रूरत है कि हम एक बैलेंस बनाएं एम्प्लॉयर और वर्कर्स के बीच में। ठीक है, और कभी भी कोई भी लेबर से रिलेटेड कोई भी अगर रिफॉर्म्स लाए जाएं तो ट्राईपार्टाइट जो फोरम होती है ना, जिसमें लेबर होता है, एम्प्लॉयर होता है और गवर्नमेंट होती है, इन तीनों के बीच में एक कंसल्टेशन होना चाहिए, जिसके बेसिस, क्योंकि तीनों के तीनों स्टेक होल्डर हैं। और ILO, आपने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना होगा, बिल्कुल। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। चलिए अब मैं बता देता हूँ। ILO इंटरनेशनली एक इकलौती ऐसी बॉडी है जहां पर तीनों स्टेक होल्डर्स का मेंबरशिप है। वहां पे लेबर पार्टिसिपेशन भी होता है, एम्प्लॉयर्स भी वहां पे बैठते हैं और गवर्नमेंट भी बैठती हैं। तो ILO के प्रिंसिपल्स को हमें फॉलो करने की ज़रूरत है, जिससे कि हम प्रॉपर वे में लेबर के इंटरेस्ट को भी अपहेल्ड कर सकें और दूसरी तरफ एम्प्लॉयर्स के इंटरेस्ट को भी अपहेल्ड कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। इस आर्टिकल को भी अपन थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। आप लोगों में से एक दो जनों के कमेंट आते हैं कि सर लाइन बाय लाइन क्यों पढ़ते हो। देखो, कुछ चीज़ें अगर फर्स्ट टाइम किसी आर्टिकल को कवर करेंगे ना अपन, तो मेरा ये मानना है, मैं पर्सनली बताता हूँ। देखो, एक तो मैं अपनी तरफ से कुछ भी चीज़ें नरेट करके तुम्हें बताऊँ, समझ रहे हो, पॉइंट मैंने एक्सट्रैक्ट किए और फिर मैं आपको बताऊँ, मतलब बनी बनाई स्पून फीडिंग करूँ, तो उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। रीज़न बताता हूँ कैसे। अगर आपको बेसिक चीज़ें ही नहीं पता है कि हाँ ये चीज़ इस तरीके से होती है, कम से कम एक आर्टिकल तो अपने को लाइन टू लाइन डिस्कस करने की ज़रूरत होती है कि अपने को कोर चीज़ पता पड़ जाए। फिर उसके बाद में फौरी तौर पे चीज़ें आ, जैसे अपन ने फार्म बिल की बातें की, तो फार्म बिल में एक आर्टिकल शुरुआत में, एक या दो आर्टिकल अपन ने डिटेल में डिस्कस किए और फिर उसके बाद में कुछ भी चीज़ें आई उनको अपन ने फौरी तौर पर देखा, कुछ भी एडिशनल पॉइंट दिखा तो अपन ने कवर किया, नहीं छोड़ दिया पॉइंट को, समझ रहे हो। तो जब पहली बार कोई आर्टिकल आता है ना, तो अपने को ज़रूरत होती है कि अपन उसको लाइन टू लाइन समझने की कोशिश करें। हाँ, ये बात ठीक है कि आप ऑलरेडी न्यूज़पेपर अलग तरीके से पढ़ते होंगे मेरे से यहाँ से समझ करके, पर मेरा ये मानना है कि अगर एक एक चीज़ें पहले से क्लियर होगी तो आपका आर्टिकल भी जल्दी कवर होगा। और दूसरा, ये जो आर्टिकल्स आते हैं ना, ये ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखा करो इनको कि किस तरीके से एक पॉइंट को उठा करके ये जो राइटर्स हैं अपना पूरा नरेशन लिखते हैं, एक सीक्वेंस में जाते हैं। तो यहाँ से ऐसे राइटिंग का पर्सपेक्टिव क्लियर होता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को एक आर्टिकल तो हर एक इश्यू से रिलेटेड अपने को डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत होती है। फिर उसके बाद में, अब जैसे ये अपन ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर की बात कर रहे हैं, पहली बार आ रहा ना ये आर्टिकल अपने सामने, ठीक है, तो इस आर्टिकल को अपन डिटेल में स्टडी कर लेंगे, तो आने वाले टाइम पे से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल आएगा ना, तो फिर आपको केवल बुलेट पॉइंट उठा करके दे दूंगा मैं सीधे सीधे। बट ये आर्टिकल अपने पास पहली बार आया है तो इसको डिटेल में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये मैं आपके फ़ायदे की बात कर रहा हूँ। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है इस चीज़ से तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा मुझे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं अपन। ट्रेड लाइटली प्लीज़, इस ट्रेड का मतलब क्या होता है, पहले तो ये मतलब समझ लेते हैं कि आप कभी भी चलो ना तो कदम हल्के हल्के से रखो कि नीचे कहीं किसी की जान तो नहीं जा रही है, मतलब आप हल्के हल्के से चलो। हो क्या रहा है, देखो, जनवरी 2020 में कुछ ब्रॉडकास्टर्स जो थे वो बॉम्बे हाई कोर्ट जाते हैं और ये कहते हैं कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई ने अभी न्यू टैरिफ ऑर्डर्स डिक्लेयर किए थे और उन न्यू टैरिफ ऑर्डर्स के बेसिस पे कहीं ना कहीं जो ब्रॉडकास्टर्स है ना, उनके पास में इनकम सोर्सेज कम हो गए। अब इनकम सोर्सेज तो कम हो रहे हैं और दूसरा
जो ट्राई है वो कहता है कि भैया आप टैरिफ ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, कि कंज्यूमर्स को बेनिफिट होना चाहिए। तो यहाँ पर राइटर ये बोल रहे हैं कि इन ब्रॉडकास्टर्स के पास में इनकम सोर्स केवल एक ही रह गया है, वो रह गया है एडवर्टाइजमेंट इनकम। तो एडवर्टाइजमेंट इनकम जब हो जाती है तो आप खुद देखो, ऐड सबसे ज़्यादा कौन से चैनल पे आते हैं, आप खुद देखते हो, न्यूज़ चैनल आज तक पे ज़्यादा आते हैं या फिर छोटे मोटे किसी न्यूज़ चैनल दूसरे पे आते हैं? एग्जैक्टली आज तक भी ज़्यादा आते हैं। इसकी वजह क्या है? देखो, जब एडवर्टीजमेंट बेस्ड ही जब इनकम होनी शुरू हो जाएगी, आज तक छोड़ो, अपन तो ब्रॉड एंटरटेनमेंट की बात कर लेते हैं, कोई भी सीरियल, स्टार प्लस हो गया या कलर्स हो गया, इनके अलावा और भी तो आते हैं ना, उत्सव हो गया, छोटे छोटे मतलब और भी पल पल हो गया, पता नहीं 2-3 और चैनल हैं। तो आप देखोगे ज़्यादातर जो एडवर्टीजमेंट्स हैं वो आपको मिलेंगे इन बड़े चैनल्स पे। तो आप मुझे बताओ, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे कि नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें ऐड मिले? दिस इज़ द डिसएडवांटेज। ठीक है, यही यहाँ पर हाईलाइट करने की कर रहे हैं कोशिश राइटर। तो राइटर यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि लिटिगेशंस की जब बात आती है ना हमारे इंडिया में, तो ब्रॉडकास्टर्स को लेकर के जहां 2005 से लेकर 2019 का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखें, तो एक केस जहां पे 2003 या 4 के बीच में या 5 तक हुआ करता था, वो अब बढ़ करके 70 केसेस तक पहुंच चुका है। तो अपन देख सकते हैं कि किस तरीके से लिटिगेशन पे लिटिगेशन फंसी जा रही है। और अभी तक भी जुडिशियरी ने, दिल्ली हाई कोर्ट में तो एक 2013 मार्च का एक केस है, वो भी क्लियर नहीं हो पाया है। तो जुडिशियरी तो हमारी ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड है, वहां पर अगर लिटिगेशन जाएगी तो ये अटक रही है। दूसरा, अगर अपन देखें, एंटरटेनमेंट है वो कोई पब्लिक गुड थोड़े ना होता है। कोई न्यूज़ चैनल है, अगर वो कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, देखो वो तो देखो पब्लिक गुड होता है, क्योंकि वहाँ पर तो डेफिनेटली कोई चीज़ें होती है अपने, जैसे मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ ये, तो यहाँ पर तो डेफिनेटली ये पब्लिक गुड ही है। पर एंटरटेनमेंट की जब बात आए ना, तो एंटरटेनमेंट तो एक प्रोफेशन हो गया, वो आप पब्लिक गुड नहीं फिक्स कर सकते। जैसे कि सिनेमा की टिकट किस तरीके से होगी, म्यूजिक परफॉर्मेंस कोई दे रहा है, कोई अवार्ड सेरेमनी हो रही है, तो उसको आप पब्लिक गुड की तरह रेगुलेट नहीं कर सकते हो। उन केसेस में तो भाई आपको उनको ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी, क्योंकि वो एक कंपटीशन का एनवायरनमेंट में वहाँ पे एक तरीके से अपने आप को स्टैंड कराने की कोशिश करेंगे। और जब कंपटीशन करेंगे तो प्राइस भी वो एक लिमिट से ऊपर नहीं ले जा सकते। क्यों? अगर प्राइस ज़्यादा कर देंगे तो उनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो मार्केट को ग्रैब कर लेंगे। तो पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि भाई एंटरटेनमेंट है ना, उसको आप रीजनेबल वे के अंदर ही रेगुलेट करो, मैनेज मत करो उसको। ठीक है, ज़्यादा जकड़ो मत एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को, नहीं तो फिर वो वही बात आ गई कि एड्स की बात आ जाएगी। एडवर्टाइजमेंट बेस्ड अगर रेवेन्यू आएगी उनके पास में, कस्टमर से रेवेन्यू नहीं ले पाएंगे ज़्यादा, क्योंकि जो न्यू टैरिफ ऑर्डर जो दिए हैं ट्राई ने, तो उसके बेसिस पे उनके पास में स्पेस ही नहीं बचेगा। तो फिर वो टीआरपी के लिए जाएंगे। टीआरपी में फिर आपको पता है क्या होता है, फिर वो कुछ भी ऐसे मतलब सीरियल्स लेकर के आएंगे या फिर ऐसे प्रोग्राम्स कंडक्ट कराएंगे अपने चैनल पे, अपने ब्रॉडकास्टिंग सेंटर्स पे, कि जिनसे कहीं ना कहीं केवल जनता की नज़रें कैसे पकड़ी जाए बस। तो वो चीज़ें फिर कहीं ना कहीं जो एक्चुअल में आज जैसे हाथरस गैंगरेप केस हुआ है, तो इस केस की वजह से अगर इसी को हाईलाइट रिपीटेडली करते गए तो भाई और इश्यूज आप सबसाइड कर पाओगे, मतलब सबसाइड कर जाओगे। तो उन पर भी तो ध्यान देने की ज़रूरत है ना। तो ये पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट निकल के आता है। अब अपन देखते हैं कि हमारे यहाँ पर एफिकेसी की पॉइंट नहीं आती, मेन पॉइंट आ जाता है रेगुलेशन का। देखो, एफिकेसी तो वही चीज़ है कि आप जितना अपन फ्रीडम देंगे तो उसमें डेफिनेटली उनको मौका मिलेगा कि वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ और compete कर पाएँ। तो हमारे यहाँ पर अगर सप्लाई साइड की तरफ से देखें ना, तो 4 वेज होते हैं हमारे यहाँ पे ट्रांसमिशन के। एक तो केबल के थ्रू, एक डीटीएच के थ्रू, एक एचआईटीएस के थ्रू और एक आईपीटीवी के थ्रू। और अगर की प्लेयर्स की बात करें, की एक्टर्स की बात करें सप्लाई साइड में, तो हमारे यहाँ पर 3 की प्लेयर्स होते हैं, मेजर एक्टर्स होते हैं। एक तो होता है देखो कंटेंट क्रिएटर, कि कंटेंट किसने तैयार किया। दूसरा होता है ब्रॉडकास्टर एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑनर, जिनको डीपीओज बोल दिया जाता है। तीसरा हमारे यहाँ पर होते हैं केबल ऑपरेटर्स। तो इस तरीके से ये 3 हमारे यहाँ पर मेन एंटिटीज हो गई जो कि सप्लाई करती हैं। और जबकि हम रिसीव कौन करते हैं? कंज्यूमर्स। तो इनकी इंटर रिलेशनशिप जो होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है और डिपेंड करती है कि वो कॉमर्शियली कितना उनके लिए फ़ायदे का सौदा है। तो इस तरीके से कॉमर्शियली और स्ट्रेटेजिकली इन तीनों जो की प्लेयर्स हैं, की एक्टर्स हैं, इनकी इंटरडिपेंडेंस फाइनलाइज होती है। अब हो क्या गया कि जो न्यू टैरिफ ऑर्डर जो डिक्लेयर किए ट्राई ने, तो
तो उसका इम्पैक्ट किस किस पे जाएगा? देखो हमारे यहाँ पे 900 से ज़्यादा चैनल है, 16 से ज़्यादा डीपीओज काम कर रहे हैं, 4 से ज़्यादा डीटीएच हैं और इसी तरीके से एक हिट्स ऑपरेटर काम करता है। तो ये हमें एक, आज तो डीटीएच सर्विसेज होने की वजह से अपन भी जानते हैं गाँवों तक भी इनकी अप्रोच है, गाँव के कंज्यूमर्स हैं वो भी कवर हो रहे हैं। तो यहाँ पर राइटर ये बोलना चाह रहे हैं कि इस तरीके से अगर आप एनटीओ में चेंजेस लेकर के आते हो तो इसको लीगल चैलेंज किया गया। अब लीगल चैलेंज जब किया जाएगा तो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्सिटी और इंक्रीज हो जाती है कि यहाँ पर जुडिशरी अपना से और लेकर के आएगी। तो इस वजह से पहले से ही आप थोड़ा सा दूरी रखो ना इन चीज़ों में कि कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करें, जिससे कि मार्केट जो फोर्स है वो अपने आप काम करे और एडवर्टाइजमेंट के बेसिस पे जितनी इनकम होती है उसके बजाय अगर वो कंज्यूमर से भी इनकम करना चाहें तो वो डेफिनेटली इस चीज़ को कंसिडर करेंगे। जैसे आज जियो आया है, फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ आपको, जियो आया है तो एयरटेल को, वोडाफोन को टैरिफ अपने डाउन करने पड़ेगी नहीं। जियो से पहले क्या इतना सस्ता इंटरनेट मिलता था आपको? बिल्कुल ही नहीं। तो ये अपने आप ही कंपटीशन जब आता है ना मार्केट में तो कंज्यूमर के लिए डेफिनेटली बेनिफिशियल ही होता है। हाँ, किसी की मोनोपोली या डिओपोली अगर हो जाएगी, जैसे अपन बात करते हैं कि टेलीकॉम सेक्टर में अगर वोडाफोन बैंकरप्ट होकर के छोड़ के चला जाता है तो उस केस में कहीं ना कहीं जियो और एयरटेल दोनों के दोनों डिओपोली स्टैब्लिश करके परेशानी का कारण बन सकते हैं हमारे यहाँ पे। बट आप अगर रियलिटी में देखो, अगर तीनों ये पिलर्स अगर टिके रहते हैं, क्योंकि इंटरनेशनली भी अगर देखें ना तो 3 कंपनीज ऐसी होती हैं, 3 या 4 होती हैं टेलीकॉम कंपनीज जो सर्विस प्रोवाइड करती हैं, तो वो एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस का काम भी करती हैं। तो एग्जैक्टली हमारे यहाँ पर हम ब्रॉडकास्टिंग में भी कर सकते हैं कि एक ऐसा इकोसिस्टम बनाएं जिसमें कि अफोर्डेबिलिटी ऑटोमेटिक मार्केट फोर्स डिसाइड करे, ना कि न्यू टैरिफ ऑर्डर टाइप ट्राई को कुछ नए कदम लेने पड़े। यहां पर राइटर ये बोल रहे हैं कि ट्राई को एक मार्केट फोर्स बेसिस पे ही फ्री कर देना चाहिए इन सारे को, और कंपटीशन जब होगा तो डेफिनेटली अपने आप स्टेबिलिटी आ जाएगी, चैनल प्राइसिंग हो चाहे किसी भी तरीके से हो। ठीक है, अब अगर अपन आगे बात करें तो राइटर ये बोलना चाह रहे हैं कि रेगुलेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि मैनेजमेंट के। आप लॉज बनाओ, अपने हिसाब से उनको फ्रीडम दो, जिसके बेसिस पे वो टीआरपी पे न ध्यान दे करके क्वालिटी कंटेंट पे ध्यान दे कि क्या समाज में मैसेज जाना चाहिए। तो ये सारा मैंने आपको पूरा क्रक्स बताया है इस आर्टिकल का कि किस तरीके से हमारे यहाँ पर केबल सिस्टम काम करता है और अभी किस तरीके से सारा फंक्शन हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं मैं, हमारे यहाँ पर आपको पता होगा केबल टीवी पहले तो किस तरीके से एनालॉग सिग्नल आया करते थे, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल का मतलब टाइम के साथ में कंटिन्यूसली चेंजेस हो रहे हो, और डिजिटल का मतलब डिजिट्स में चलते हो 1010 की फॉर्म में। ठीक है, तो पहले तो हमारे यहाँ पर इस तरीके के सिग्नल आते थे। अब क्या हो गया, 2011 में डिजिटाइजेशन, आपको भी पता है कि डीटीएच सिस्टम आ गए, और रही सही में जो केबल कनेक्शन थे उसमें भी डिजिटल, अब आजकल सेट टॉप बॉक्स लगने लग गया है उसमें। तो ये चीज़, इस चीज़ ने अपने आप ही मार्केट में आज एक नॉर्म की तरह बन के आ गया। पहले तो सरप्राइज था कि यार अरे यार क्या डिजिटल ये सेट टॉप बॉक्स लेना पड़ेगा, रिजिडिटी भी थी कस्टमर्स के बीच में कि नहीं भाई नहीं लेंगे नहीं लेंगे। पर जब से फिर उन्होंने 1200-1300 रुपये इन्वेस्ट किया, 1800 रुपये तक इन्वेस्ट किए और सेट टॉप बॉक्स मंगवा लिया, केबल कनेक्शन वही चल रहा है, बस एक बार सिंगल टाइम इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया, तो उसका फ़ायदा ये है कि कितना तो क्वालिटी सिग्नल उनको मिल रहा है, कितने ज़्यादा चैनल का उनको ब्रॉड बेस मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि न्यू डिसरप्शन कुछ आए, नया कुछ हो रहा हो तो आप उसको रेगुलेट करो, मैनेज मत करो। ठीक है, तो इस तरीके से आर्टिकल अपना यही खत्म होता है। नेक्स्ट आर्टिकल का क्रक्स लेते हैं अपन। आर्टिकल है समर ऑफ 2020। अभी जो मॉनसून सेशन गया ना, इसकी बात कर रहे हैं। राइटर सीधा से एक ही चीज़ बोल रहे हैं, अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करें ना, आप इकोनॉमिक पढ़ते हो तो उसमें सबसे पहले 4 ही चीज़ें आती हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। अगर इनकी बात करें और साथ में अगर मार्केट फोर्स अगर इनको मिल जाए तो फिर बाद में इकोनॉमी अपने आप ही परफॉर्म करती है। तो राइटर यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो अभी लेबर कोड आए हैं, 4 लेबर कोड, और एक आपने देखा कि 3 एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लेकर के आई है गवर्नमेंट, तो वो जो रिफॉर्म्स हैं वो बहुत सालों से अवेटेड थे, उनको रिफॉर्म्स को आना बहुत ज़रूरी था। कैसे? देखो 2013 में कंपनीज एक्ट आया। 2013 का जो कंपनीज एक्ट था ना, वो राइटर के अकॉर्डिंग आते ही कहीं ना कहीं एक
पेक्युलार लॉ की तरह कंसिडर करना शुरू हो गया और आते ही उसको एक ऐसी बास्केट में डालना शुरू कर दिया कि भाई इसमें तो रिफॉर्म की ज़रूरत है। इस तरीके से अगर अपन खींच के रखेंगे तो प्राइवेट प्लेयर्स के पास में ऑटोनॉमी नहीं रहेगी, उनको फ्रीडम नहीं मिलेगी, और अगर उनको फ्रीडम नहीं मिलेगी तो आप कैसे इंश्योर कर सकते हो कि वो रिस्क लेकर के हमारे यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे। होता क्या था कि उस एक्ट के अकॉर्डिंग, द कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, अगर आप सिविल इन्फ्रैक्शन भी करते हो ना, इन्फ्रैक्शन का मतलब थोड़ा सा भी अतिक्रमण करते हो, जैसे घर के बाहर भी छोटी सी चीज़ निकाली या दुकान आप बना रहे हो, तो जैसे इंडिया में आप देखते ही हो कि बाहर लटका लेते हैं अपनी पूरी जो नॉर्मल रिटेलर्स होते हैं वो, तो इस तरीके से अगर वो छोटी सी भी जगह उनको नहीं मिलेगी, स्पेस नहीं मिलेगा, तो भाई वो रिस्क कैसे लेगा? रिस्क लेने से वैसे ही डरेगा। तो पॉइंट ये आ जाता है कि प्राइवेट वेल्थ क्रिएटर्स को कहीं ना कहीं वो एक ब्रेक लगाने का काम कर रहा था, तो उसमें रिफॉर्म की जरूरत थी 2013 वाले एक्ट में। दूसरी तरफ अगर अपन देखें, कुछ ऐसे सेक्टर्स, मैं पर्टिकुलर बात कर रहा हूं आड़तियों की, उनकी बात कर रहे हैं यहां पे, कि कुछ ऐसे सेक्शन जो कि अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड वे में बोलते हैं कि हम बैंक हैं, और बैंक भी ऐसे जो कि आरबीआई के एम्बिट से बाहर, आरबीआई रेगुलेट ही नहीं करता। क्यों? आड़तियों की क्या रेलेवेंस बताई जाती है? अपने आर्टिकल डिस्कस किए कि एक तो देखो, उनको जो फार्मर्स होते हैं उनको लोन प्रोवाइड करते हैं विदाउट कोलेटरल, या फिर उनको असिस्ट करते हैं। दूसरा, फार्मर्स की हेल्प करते हैं प्राइस को फिक्स करने में। अरे भाई, ये दो फैसिलिटी दे रहे हैं, तो उसके बदले में फ्रीडम भी तो कब हो रही है ना। आज फार्मर्स के पास में कितना एक तरीके से फ्रीडम है कि वो अपने फार्मिंग प्रोड्यूस की जो प्राइस है वो अपने हिसाब से रेगुलेट कर, मतलब एक तरीके से फिक्स कर सकते हैं, बार्गेन कर सकते हैं कि भाई मैं तो इतनी भाव में बेचूंगा मेरे अनाज को, तो इससे कम में नहीं बेचूंगा। और ऐसा कि उसके पास में मार्केट में बहुत सारे प्लेयर्स दिखेंगे, तो ए नहीं तो बी नहीं तो सी, किसी के पास भी जाकर के अपने प्रोड्यूस को बेच सकता है। दूसरा, यहाँ पर क्या इशू आता है कि ये जो आड़तीएज होते हैं ना, देखो इनका पॉलिटिकल अलायंस होता है। अब आप मुझे बताओ, जैसे कि आज पंजाब में गवर्नमेंट चल रही है कांग्रेस की, अगर कांग्रेस गवर्नमेंट का अलायंस इन आड़तियों के साथ में है, तो आड़तीय तो किसानों को यही कहेंगे ना कि आप अपने दिमाग में भाई कांग्रेस के अकॉर्डिंग सोचो। कांग्रेस ने, मैं बीजेपी के लिए बोल रहा हूं, बट अभी एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको कि इन आड़तियों पे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी होता है, और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जब आड़तियों पे होगा तो वो डेफिनेटली उस चीज को अप्लाई भी करेंगे अपने किसानों पे भी, जिन किसानों की वो हेल्प कर रहे हैं। तो यहां पर आपने वोटिंग राइट, सिविल लिबर्टीज को भी तो एक तरीके से ब्रीच किया कि नहीं? ये एक अलग ही एंगल यहाँ पे राइटर ने बताया, और ये रियलिटी भी है, क्योंकि आड़तियों के पास में पैसों की जरूरत होती है, और पैसा फिर वो पॉलिटिशियन से भी, अब खुद भी पैसा लेते हैं और पॉलिटिशियन को फंडिंग भी करते हैं। तो ऐसे करके ये अलायंस है ये अपने आप में। तो इस अलायंस को, जो कि इंडिपेंडेंट बैंक्स की तरह काम कर रहे हैं, इसको कर्ब करना बहुत जरूरी था। दूसरा, आरबीआई ने अब खुद के रेगुलेशन में कोऑपरेटिव बैंक्स को भी ले लिया है, तो जहां से अब क्या है कि जो भी फार्मर्स जो लोन लेंगे, तो उनको अब डर नहीं रहेगा कि कितना हमारा इंटरेस्ट रेट लगेगा, और अगर ये बैंकरप्ट हो गया है, अगर ये बैंक रन हो जाता है, इस बैंक के पास में पैसा नहीं रहेगा, तो हमारा कौन मालिक भाई। तो उस केस में अब आरबीआई भी कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव बैंक्स को अंडर रेगुलेशन ले रहा है, तो उससे भी एक बेनिफिट मिलेगा फार्मर्स को, एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि नॉर्मल बैंक की तरह ही कोऑपरेटिव बैंक है। तो एक्सेसिबिलिटी भी इंक्रीज होगी कि नहीं, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक्स तो ग्रास रूट लेवल पे लोग मिलकर के फिर बनाते हैं, तो वहां पर अगर आरबीआई का रोल आ जाता है तो देखो कितने सिक्योर हो गए। रही सही में लेबर लॉज की बात करें, तो 44 लेबर लॉज हुआ करते थे, उनको कन्वर्ट करके 4 लेबर कोड में कन्वर्ट कर दिया, जैसे कि कोड ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड, और ऑक्यूपेशनल, सोशल सिक्योरिटी एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, और हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड। ऐसे करके लेबर्स को पूरा इस तरीके से एक एम्बिट प्रोवाइड कर दिया। अब यहां पर एक चीज काम की, ये राइटर बोल रहे हैं कि भाई इन लेबर लॉज को आप थोड़ा डिटेल में देखोगे ना, तो एक तो यूनिवर्सलिज्म ऑफ मिनिमम पेमेंट, मिनिमम पेमेंट का यूनिवर्सलिज्म, कि भाई मिनिमम पेमेंट इस पर्टिकुलर काम के लिए इतना है तो वो देना ही पड़ेगा, और वो भी टाइमली देना पड़ेगा। तो ये कितना ठीक है लेबर के लिए। ये लेबर फ्रेंडली मेजर्स हैं जो कि हमारे देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी एक तरीके से एनहेंस करेंगे। आज इंडिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। दूसरी तरफ हमारे यहाँ पे एक ऐसा रिजीम आ गया है जहाँ पे 1 रजिस्ट्रेशन, 1 लाइसेंस और 1 रिटर्न, इस पॉलिसी पे काम करेंगे। ये लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने हाईलाइट किया, आप लिख लेना, ठीक है।
कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हम कैसे एनहेंस कर सकते हैं। तो कहने का मतलब जो हमारे ब्रिटिश राज की लेगेसी चलती आ रही थी, इंस्पेक्टर राज की जो लेगेसी चलती आ रही थी, उसको हमने बाईपास करने के लिए ये तीनों चारों रिफॉर्म्स की बात की है। और गवर्नमेंट ने ये बहुत ही अच्छा काम किया है, जिसमें फार्मर्स को भी ऑटोनॉमी है, एम्प्लॉयर को भी ऑटोनॉमी है, तो लेबर्स को भी ऑटोनॉमी है। अभी अपन ने प्रीवियस आर्टिकल देखा, उसमें अपन थोड़ा सा गियर चेंज करके समझने की कोशिश करते हैं। अगर एम्प्लॉयर को हायर एंड फायर की फ्लेक्सिबिलिटी है, तो लेबर को भी तो कुछ फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी ना। भाई मैं तेरा कॉन्ट्रैक्ट छोड़ता हूं, मुझे नीचे ऐसा मालिक होता है ना। एग्जैक्टली तो आप दोनों तरफ से देखो। बस इतना सा है कि गरीबी थोड़ी ज़्यादा है ना हमारे देश में, इस वजह से ये प्रॉब्लम है। बट होता क्या है, जब मार्केट फोर्स प्रॉपरली काम करे, गवर्नमेंट अगर उस पर प्रॉपर रेगुलेशन रखेगी ना, तो ये इम्प्लीमेंटेशन अगर अच्छे से हो जाता है तो डेफिनेटली देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बाकी डिपेंड करता है कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, वो चीज़ है। ठीक है, तो इस तरीके से चारों आर्टिकल का आपने अच्छे से डिटेल एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर लिया है, तो थैंक यू।